हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक का सामाजिक विज्ञान इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसी का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले, जो बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिए और अच्छे से समझिए और इस क्वेश्चन को लिख कर याद कर लीजिए तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा गया है। यूरोप का मरीज किसे कहा गया है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा गया है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा गया है। तो इसका जो आंसर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक मेजनी है। तो इसका भी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन है, तो मेजनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा गया है। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा गया है। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा गया है। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, यूनान। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, यानी इटली का जो एकीकरण हुआ था तो उसका मसीहा किसे कहा जाता है? तो वो मेजनी है। मेजनी को ही इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की। यानी किस शासक ने यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ही जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था, यानी फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो निरंकुश शासन, यानी जो फ्रांस के जो शासक थे वो निरंकुश थे, जिस कारण से वहां की जनता ने क्रांति कर दी थी। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। किससे था? कार्बोनरी संगठन से। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोनरी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा किस शासन की स्थापना, किस शासक वंश की स्थापना की गई थी? तो बूढ़े वंश, यानी बूढ़े वंश जो था उसी का शासन स्थापित किया गया था वियना कांग्रेस के द्वारा। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी थी। यानी किसने अपने कूटनीति के बल पर, कूटनीति क्या होता है कि राजनीतिक में बहुत ही बड़ा अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इसी की मदद से काउंट काबूर ने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दी थी। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ये पर्सा का शासक था। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, पर्सा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो पर्सा ने की थी। ठीक, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, पर्सा ने जोल्वेराइन की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा की क्या थी? तो मैग्यार थी। हंगरी की भाषा मैग्यार थी। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, मैग्यार। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि यंग इटली का संस्थापक कौन है। यंग इटली का संस्थापक कौन है 13 नंबर में? तो देखिए मेजनी है यंग इटली का संस्थापक। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, यंग इटली, इटली का संस्थापक मेजनी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ। विकास का क्या परिणाम हुआ? ओके, विकास का क्या परिणाम हुआ 19वीं शताब्दी में? तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय राज्यों की शासन स्थापना, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुआ था। ठीक है, यही था विकास का परिणाम।
19वीं शताब्दी में यूरोप में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 में लागू की गई थी। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा 1804। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, यानी मेटरनिक क्या चाहता था कि पहले की तरह राजाओं का शासन फिर से स्थापित हो जाए वैसा ही, ठीक। तो यही चाहता था मेटरनिक, इसीलिए इसने अपनी व्यवस्था लागू की थी। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पर्सा और फ्रांस के बीच सीडान का युद्ध हुआ था। पर्सा और फ्रांस के बीच सीडान का युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 20 नंबर। किसने कहा था, यानी किसने कहा था? देखिए यही बात है कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी, यहाँ होगा तो अब बाकी अलग अलग, ठीक। तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी जब भी फ्रांस में कोई घटना होती है तो, या कोई आंदोलन होता है, कोई क्रांति होती है, तो धीरे धीरे पूरे यूरोपीय कंट्री में ये फैल जाता है। तो ये बात किसने कहा था? तो ये बात मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल की विचारधारा से प्रभावित था। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो इसमें कुल 5 कोड थे। कितने कोड थे? 5 कोड थे। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? यानी जर्मनी और इटली के एकीकरण में कौन बाधा था? तो इंग्लैंड तो नहीं था, रूस नहीं था, पर्सा भी नहीं था, तो था कौन? ऑस्ट्रिया जर्मनी और इटली के एकीकरण में बाधा था, विरोध था उसके, ठीक। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 24 नंबर कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यानी यूरोपवासियों के लिए, यानी यूरोपियन के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? ओके, तो यूनान, क्योंकि आप जानते होंगे, आप पढ़े भी होंगे कि यूनान बहुत ही विकसित देश था, ठीक है ना। हर खोज पहले के जमाना में और अच्छी अच्छी दवाइयां यहीं बनाई जाती थी, ठीक। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, राइन संघ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीवाल्डी ने लाल कुर्ती एक संगठन था, उसी का गठन किया था, ठीक। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 27 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 28 नंबर की जर्मनिया क्या थी? जर्मनिया क्या थी? तो जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। क्या था? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। काबूल कौन था? काबूल कौन था? तो ये इटली का प्रधानमंत्री था। कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। ओके, चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। रोमानीवादी क्या था। रोमानीवादी क्या था, तो एक सांस्कृतिक आंदोलन था। रोमानीवादी क्या था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर है कि जलवेरिन एक संस्था थी। जलवेरिन एक संस्था थी, लेकिन कैसी संस्था थी, तो ये एक व्यापारियों की संस्था थी। किसकी थी, व्यापारियों की था। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, व्यापारियों की संस्था थी। आगे देखते हैं 33 नंबर। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई, यानी जो सेडाओ का युद्ध हुआ था उसमें कौन हारा था। ठीक है, कौन हारा था, तो ऑस्ट्रिया जो था वो हार गया था सेडाओ के युद्ध में। ठीक है, ऑस्ट्रिया हार गया था, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1838 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था 1830 में। तो 1830 में जो क्रांति हुई थी, तो उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी ओके, फ्रांस में। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी यूरोप में आते हैं। नॉर्मली हम लोग तो यूरोप का ही ना इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, यूरोप में। ठीक है ना, यूरोप में आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 36 नंबर। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये 1707 में पारित हुआ था। 1707 ईस्वी में ये पारित हो गया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 37 नंबर। ठीक, कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है, तो फ्रांस के जो राष्ट्रवाद है उसी का प्रतीक है मारियान। ठीक है, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई, तुर्की का। ठीक है, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 29 नंबर। फ्रेड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। फ्रेड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था, तो इस संस्था का गठन मेजनी ने किया था, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, मेजनी। ओके, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की। बिस्मार्क क्या है। बिस्मार्क क्या था। बिस्मार्क क्या था, तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था, एक कूटनीतिज्ञ था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे। आगे है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था, सेडान में, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, सेडान। ठीक, ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो एकदम लाइक करते चलेंगे, और वीडियो पसंद आ रहा है एकदम लाइक करते चले, और इसको लिख कर अगर कॉपी में आप अच्छे से याद कीजिएगा तो ज्यादा आपको बेनिफिट होगा एग्जाम में। ओके, आगे राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म, अवधारणा होगा, ठीक है, यहाँ पर अवधारणा होगा। ओके, तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ठीक, राष्ट्रवाद के अवधारणा का जन्म
किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से माना जाता है। पुनर्जागरण की घटना के बाद ही राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष है 1810। कब है? 1810। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ओके, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन है सेल्सविग और हॉल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? ओके, यानी दोनों व्यक्ति का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो इन दोनों का संबंध जर्मनी के एकीकरण से है। दोनों का संबंध किससे है? जर्मनी के एकीकरण से है। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 47 नंबर कि 1829 ईस्वी की एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? यानी एडियानोपुल की संधि 1829 में हुई थी, तो किस देश के साथ हुई थी? तो वो रूस के साथ हुई थी। ठीक है, ये संधि रूस के साथ हुई थी। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए एकदम वीडियो को लाइक करते चलो एकदम से। आगे देखिए, आगे है जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन संघ का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। तो ये तो सब जानते होंगे कि गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 50 VVI क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को एकदम से लिख लीजिए कॉपी में और अच्छे से याद कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग पढ़ के एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। थैंक यू।